देखो हम लोग डायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके थे, कौन से? एक तो काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा है ना, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग काइनेमेटिक्स, अगर हमें उसका एक्सेशन पता हो या कुछ पता हो। दूसरा हमने देखा है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ होता है। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेशन पता कर सकते हैं या वेलोसिटी पता कर सकते हैं या पोजीशन पता कर सकते हैं, है ना। फोर्स है तो फोर्स से क्या निकाल सकते हो आप, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन, ठीक है। अब डायनामिक्स में एक थर्ड तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं जहाँ पे आपको किसी बॉडी पे फोर्स दिया होगा, है ना, और फोर्स से यू कैन डायरेक्टली रीच क्या, वेलोसिटी, है ना। बीच में एक्सेलरेशन का रोल ही गायब। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी की वेलोसिटी निकालो या किसी का डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या करोगे आप? पहले एफ इज एम अप्लाई करोगे, फिर क्या निकालोगे, ए निकालोगे, फिर ए से कहाँ पहुँचोगे, वी पे, और वी से एक्स पे पहुँचोगे, ठीक है। तो वर्क फॉर एनर्जी में क्या होता है, जो हमारी मोशन होती है उसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, यूजिंग वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। इससे हम उस पार्टिकल की डायनेमिक्स को पता करते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी को, मोमेंटम को, पोजीशन को, इनको पता कर सकते हैं। लिंक नहीं डाला, बस मैं कह दो, रिकॉर्ड करके भेजेंगे सर। कि व्हाट इज वर्क, वर्क के बारे में आप सबको बेसिक आइडिया है? कोई मुझे जल्दी से बताएगा वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क करने से होता क्या है, जब आप किसी बॉडी पे वर्क करते हो तो क्या होता है? अरे भाई, आप उसकी एनर्जी ट्रांसफर करते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो लिखिए, व्हाट इज वर्क, वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ए बॉडी बाय मीन्स ऑफ फोर्स। वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ए बॉडी बाय मीन्स ऑफ फोर्स। एनर्जी तो किसी की तुम कैसे बढ़ा सकते हो ना, है ना, लेकिन जब आप उसको फोर्स अप्लाई करके उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क होता क्या है, वर्क होता है एफ डॉट डी, लिखिए आप, जिसको हम स्केलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। एफ डॉट डी होता है एफ डी कॉस थीटा। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या बन जाता है, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। जब कोई बॉडी ऐसे रखी है और आप उस पर ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये एंगल थीटा है, तो जो आपका वर्क डन होगा एफ डी कॉस थीटा होगा, ठीक। तो अगर आपका वर्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, मतलब आप उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर वर्क नेगेटिव है तो आप उसकी एनर्जी को कम कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क डन होता है, वर्क की यूनिट क्या बनेगी भाई, जूल बनेगी, है ना। और सीजीएस आपको पता ही है क्या होती है, अर्ग होती है, ठीक है। इसकी और भी कई यूनिट्स होती हैं, नोट करिए आप, भी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगर कहीं आपको दिखता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, मुझे लगता है सारे बच्चे भी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा उन लोगों ने, है ना। तो उनको पता होगा कि जब बहुत छोटी एनर्जी होती है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। हाँ, 1 अर्ग होता है 10⁻7 जूल, 1 अर्ग होता है 10⁻7 जूल, ठीक है। अब देखो भाई, अब वर्क डन में 3 बातें निकल के आती हैं, देखिए आप। पहले देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन, लिखिए पॉजिटिव वर्क। बताइए पॉजिटिव वर्क कब होगा, सारे बच्चे मुझे बताएं, फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, मेडिकल वालों को भी पता होना चाहिए कि जब आपका कॉस थीटा पॉजिटिव हो तब, है ना। और कॉस थीटा पॉजिटिव तब होता है जब थीटा लेस देन 90 हो। मतलब अगर कोई बॉडी आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया है, समझे, और ये बॉडी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में आपका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर लिखिए आप नेगेटिव वर्क डन, है ना। और नेगेटिव वर्क कब होता है, आप सबको पता है कि अगर मतलब वेक्टर्स में ना एंगल बस 0 से 180 होता है। वेक्टर्स में जो एंगल चलता है कहाँ से कहाँ तक चलता है,
0 से 180। अगर आप 180 क्रॉस करोगे तो फिर से वो इधर से एंगल लोगे 180 बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, वेक्टर्स में एंगल कभी 180 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो जब आपका कॉस थीटा निगेटिव होगा तो आपका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और थीटा निगेटिव कब होता है, जब आपका एंगल 90 से बड़ा हो। समझे? इसका वैसे मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ भी लो आप। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी का बढ़ना, और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी का कम होना, ठीक है। तो सोचिए किसी बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स लगा रखा है, भाई सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, किसी बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स लगा रखा है और बॉडी आगे जा रही थी, एंगल कितना हो गया बताओ, 90 से बड़ा हो गया। तो क्या ये फोर्स इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा? कोई आगे जा रहा है भाई, आप उसको पीछे पड़ खींचोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ना। तो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि एनर्जी को क्या करना, कम करना, और पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी को बढ़ाना। एनर्जी कब बढ़ेगी, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे ना लगा के एंगल को लेस देन 90 कर दूं तो क्या होगा बताओ, क्या इसको सपोर्ट नहीं करेगा? ये फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करेगा, इसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है किसी की एनर्जी को क्या करना, इंक्रीज करना, और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी को डिक्रीज करना, ठीक है। देखो मैं काफ़ी तेजी से कराऊंगा, है ना, बाद में आप लोग समझते रहना। अभी आप ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन मत करना, सब चीज़ें रट लो एक तरह से, क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है आपका, ठीक है। बाद में सब चीज़ें मैं काफ़ी सुकून से कराऊंगा, ठीक है। हाँ कह सकते हो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी कम हो रही तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाइए, पॉजिटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। पॉजिटिव वर्क के 1-2 एग्जांपल्स और बताइए मुझे, क्यों भाई, जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो भाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, किस पे, देखो सारे बच्चे मुझे आंसर दें प्लीज। ये F1 है, ये M1, ये M2, भाई सारे बच्चे फोकस करिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपको सारे फोर्सेस का वर्क डन बताना है, ठीक है, चलो M1 का FBD कैसे बनेगा बताओ, नीचे से क्या आएगा, N1, इधर से क्या आएगा, एंड इधर से F, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, N2, ये क्या आएगा, एंड इतने फोर्सेस आएंगे, और फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा। चलो फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, है ना, मान लेते हैं फ्रिक्शन है। अभी तक हालांकि आपको फ्रिक्शन नहीं बताया गया है, बट सपोज करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। तो बताओ भाई किसका किसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, किसका किसका वर्क डन नेगेटिव होगा। चलो सबसे पहले F का वर्क डन बोलो, सारे बच्चे बोले मुझे F का वर्क डन क्या होगा बेटा, FD cos थीटा, F इंटू D इंटू cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का। तो अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल 0 हो गया। नहीं था बेटा, इसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं ना, इन सबका हमें वर्क डन बताना है कि कौन कौन पॉजिटिव वर्क कर रहा है और कौन कौन नेगेटिव, ठीक। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले बताओ, FD cos थीटा, है ना। तो अगर आपका cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और cos थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन में फॉर्मूला होता है FD cos थीटा, तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का वर्क होता है, ठीक है। तो चलो मुझे सारे बच्चे बताएं कि F1 का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। अरे इतना सोच क्यों रहा है, फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, नहीं। M1 पे फोर्स कहाँ है, आगे, देखो बच्चों वाली बातें चल रही है, इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल, तो M1 पे फोर्स कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, आगे हो रहा है, और एंगल कितना है बोलो आप भाई। जब आप M1 पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये रहा फोर्स, ये क्या रहा डिस्प्लेसमेंट, बताओ थीटा कितना हो गया, तो वर्क डन कितना आएगा, FD cos 0, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। चलो अब मुझे N का वर्क डन बताओ क्या करेगा, जो आपको चलने नहीं दे रहा उसका वर्क डन नेगेटिव होता है, ऐसे सोच लो, ठीक है। जो आपको चलने नहीं दे रहा उसका वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो आपको चला रहा है उसका वर्क डन क्या होता है, जो चलने नहीं देगा वो आपकी स्पीड को क्या करेगा,
कम करेगा, और जो चला रहा हो आपकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। चलो किसी ने पूछा भाई एन का वर्क डन बताओ, तो मैं बोलूँगा यार एन तो लग रहा है पीछे, और ये जा कहाँ रहा है, आगे जा रहा है, तो ये एन इसको क्या कर रहा है, अपोज मार रहा है, इसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। या तो ऐसे बोल सकते हो आप, या आप बोलो कि भाई ये रहा एन, है ना, ये क्या हो गया, ये एन हो गया, और ये क्या है, ये डी है। बोलो इनमें एंगल कितना है, और सब बच्चे रट लें इसको कि cos 180 -1 होता है, सबको रटना पड़ेगा। cos 180 कितना होता है, -1, तो वर्क डन कितना आएगा, n इंटू डी इंटू क्या, cos 180 कितना हो गया, दिस इज -90, तो वर्क डन क्या आ गया इसका, नेगेटिव आ गया। समझ गया आप? तो अच्छा चलो मुझे बताओ इस पे n का वर्क क्या होगा, m2 पे पॉजिटिव होगा, कैसे, n आगे, अरे m2 को n क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी, और एंगल 0, तो वर्क ऑफ n2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, ऑन m2, बोलो कितना होगा, ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा, फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, और एंगल 0 हो गया। ठीक है, चलो चार भी बताओ mg का वर्क डन कितना है, m1g का वर्क डन, जीरो है। कैसे जीरो है, mg कहाँ है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, एंगल 90 हो गया। तो आप ऐसे भी सोचो ना कि क्या mg की स्पीड को कम ज्यादा में कोई रोल है, mg का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है, f स्पीड को बढ़ा रहा है, n स्पीड को कम कर रहा है। हाँ, अगर इसका वेट मास जो भी है m1 कम हो जाएगा तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसका मास m1 बड़ा एनर्जी भी तो कम हो जाएगी उस हिसाब से, मास कम है तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। हमें एनर्जी से मतलब होता है ना, स्पीड ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो एनर्जी तो कम हो जाएगी ना, है ना। अभी आपका पॉइंट आगे जो आप पूछ रहे हो कि मास कम है तो क्या होगा, है ना, तो वर्क डन कितना हो गया बोलो, 0। क्यों 0 हो गया, थीटा इज 90। ठीक है, चलो इस n1 का वर्क डन कितना है, अब आप मैं सीधे लिख रहा हूँ, अब n1 का 0 होगा। क्यों 0 होगा, n1 ऊपर है, तो ये mgn1 बेकार हो गए, ये तो बस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो स्पीड बढ़ाने में उनका कोई रोल नहीं है। स्पीड बढ़ाने में किसका रोल है, f का, और घटाने में किसका रोल है, n का, वो उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आप समझ गए होगे। अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अच्छा बताओ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है यहाँ पे, m1 पे नेगेटिव है ना, तो फ्रिक्शन ऑन m1 नेगेटिव है ना। कैसे नेगेटिव है, और वैसे यू कैन फील इट कि फ्रिक्शन उसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा ना। तो जब भी कोई फोर्स किसी की स्पीड को कम कर रहा है, मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, तो उसका वर्क डन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा क्या लग रहा होगा, पीछे। और जब भी कोई फोर्स किसी की स्पीड को बढ़ा रहा है, उसका वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। चलो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हो गया, फ्रिक्शन ऑन m1। चलो फ्रिक्शन ऑन m2 बताओ, नेगेटिव है। क्लियर, ठीक है। एक मैं आपसे एग्जांपल और पूछ रहा हूँ। आपको ऊपर फेंक दिया, बॉल नीचे आ गई, ठीक है, जाते समय ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, और आते समय ग्रेविटी का वर्क डन बताओ। जाते समय ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, एंगल कितना है 180, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 माइनस mgd। और वैसे भी ग्रेविटी उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, लौटते समय क्या होगा, ड्यूरिंग रिटर्निंग जर्नी, mg कहाँ है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे, वर्क डन कितना होगा, mgd cos 0 कितना हो जाएगा, वर्क डन mgd हो जाएगा। क्लियर सभी को, लिखते रहिए स्पीड में। ठीक है, सारे बच्चे सुने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखिए आप। फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लिखिए, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव। चलो कोई एग्जाम्पल से समझाएगा, ये आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछे जाने चांसेस हैं। इस ब्लॉक को मैंने आगे फेंक दिया, ब्लॉक को मैंने आगे फेंक दिया, एक स्लिप मारता हुआ जा रहा है, स्किड करता हुआ जा रहा है ना। बताओ इस पे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, नेगेटिव। मैं रिकॉर्ड चलने दो, कुछ पॉज मत करना पूरा, ठीक है। F इंटू डी, एंगल कितना है
वर्क डन कितना हो गया? माइनस, दिस इज वर्क डन। ठीक है, किस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होगा? हालांकि अभी आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है ना, बट आप थोड़ा समझ सकते हो कि सपोज करो मोबाइल मेरे हैंड पे रखा हुआ है। नहीं 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 छत से कूदने की जरूरत पड़ी है आप ऐसा क्या परेशान हो तुम? देखो ये फोन हो गया है ना, मैं इसको आगे लेगा भी, सारे बच्चे देखें कौन आगे ले जा रहा है इसको? फ्रिक्शन ले जा रहा है इसको। अगर मेरे हैंड में और मोबाइल में फ्रिक्शन नहीं होता, अभी फ्रिक्शन पे बहुत डिस्कस मत करना आप लोग, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। अगर मेरे हैंड में और मोबाइल में फ्रिक्शन नहीं होता और मैं हैंड को आगे करता ना ऐसे, तो पता क्या होता? मोबाइल ऐसे नीचे गिर जाता और मेरा हैंड क्या होता है? आगे निकल जाता। अभी फ्रिक्शन की वजह से मोबाइल क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। हाँ, अभी जब मैं टेबल को आगे खींच लूँ, ये ट्राइपॉड और बुक, इन सबको कौन आगे लाएगा बताओ? फ्रिक्शन लाएगा। पता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पता क्या होता है? ये ट्राइपॉड वहीं रह जाता, टेबल आगे जाती, ये बुक वहीं रह जाती, टेबल आगे आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रही है कि कौन खींच रहा है उसको? फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो इट कैन बी नेगेटिव। समझ गया आप? तो अगर आपको लिखने को आता है कि किस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता है और किस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो क्या एग्जाम्पल देंगे? अरे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दूंगा, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑन द ग्राउंड इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इन दैट केस वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। और आपसे कहता है पॉजिटिव कब होगा, तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव दिखाने के लिए एक ब्लॉक के ऊपर आप एक ब्लॉक रख देंगे। नोट करना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप ये शो करेंगे कि व्हेन लोअर ब्लॉक इज पुल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन लोअर ब्लॉक इज पुल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो अपर ब्लॉक है उसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन जो चला रहा है। फ्रिक्शन नहीं होता तो पता क्या होता है? सोचो, फ्रिक्शन नहीं होता, अगर स्मूथ होता तो नीचे का ब्लॉक ऐसे निकल जाता, ये गिर जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर ऐसे दिखाओगे कि जो ऊपर का ब्लॉक है इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? आगे हो रहा है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन की बात कर ली। अब आते हैं जरा जीरो वर्क डन पे। हाँ, अगर स्पीड काफी ज्यादा हो नीचे वाले ब्लॉक की तब तो फ्रिक्शन होगा नहीं, तो तब भी नीचे गिरेगा ऊपर वाले ब्लॉक। नहीं, अभी मैं वैसे पॉइंट ये था कि अगर कोई बॉडी फ्रिक्शन से आगे चल रही, फ्रिक्शन से चल रही है आगे, तो उस पर फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर कोई बॉडी फ्रिक्शन से रुक रही है ना, तो उसका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है? जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से पकड़ के ऐसे घुमा दूं, है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड सेंटर। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? सुनो भाई सारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी को रस्सी से पकड़ के ऐसे घुमा दूं ऐसे, है ना, तो टेंशन कहाँ आएगी बताइए? टेंशन तो अंदर लगेगी, है ना, टेंशन तो अंदर लगेगी ना ये ब्लॉक पे। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होता है। जैसे पार्टिकल पहले यहाँ था, समझे, फिर थोड़ी देर बाद तो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही तो होगा। सो इमेजिन करिए आप कि पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो गया ना। तो इनमें कितना एंगल आ गया बोलिए आप? 90 का एंगल आ गया। किस में? टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में। रस्सी से एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, ठीक है, तो एंगल 90 हो गया। तो बताइए वर्क डन कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 0, सो वर्क डन इज 0। यहाँ पे वर्क डन आपका 0 आ जाएगा। भैया आपके अभी वर्क फॉर एनर्जी आ रहा होगा? वर्क फॉर एनर्जी आ रहा है? ठीक है, तो जस्ट शुरुआत की है, 10 मिनट का लेक्चर आपका छूटा हुआ है, इसमें देख लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला बताया है, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा उनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, चलिए बात समझ आएगा आपको? 4 भी समझ में आया कुछ? तो किसी पेंडुलम में टेंशन का वर्क डन कितना होगा बताओ? कोई पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा स्विंग कर रहा है ऐसे। सारे बच्चे मुझे बताएं कि इस पेंडुलम में टेंशन का वर्क डन कितना होगा? टेंशन कैसे लगेगा?
भाई ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बताओ? जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये तो काउंट होगा, परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन जीरो हो गया। लिख लीजिए अगला एग्जांपल कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए पेंडुलम इज जीरो। तो कभी भी अगर आपसे कोई वर्क डन पूछा जाता है तो हमेशा किसका आप क्या देखना होता है? सिर्फ आपको एंगल देखना होता है और कुछ नहीं। अगर एंगल लेस देन 90 है तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। और अगर एंगल मोर देन 90 है तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव। सबको क्लियर है ना? एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 से बड़ा तो वर्क डन नेगेटिव, और थीटा 90 से छोटा पॉजिटिव। क्लियर ना? ठीक है, चलिए चलो एक क्वेश्चन का आंसर और देना। मेरे सर पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और मैं उसको लेके चल रहा हूँ, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे मैं इस वॉल को धक्का मार रहा हूँ खड़े होके, 1 घंटे तक मैं इसको धक्का मारता रहूँ, तो वर्क डन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। नहीं, एक सेकंड, आपकी एनर्जी तो कंज्यूम होगी। हाँ। वॉल हिलेगा, बिल्कुल ना हिले। डी जीरो। सर पर 90 डिग्री बनेगा आपके और उसके बीच में। अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं खड़े होके, या उस पर कुछ हिट कर रहे हैं, लात से चला रहे हैं, है ना, तो आप तो थक जाओगे, बट उस पर वर्क डन क्या माना जाएगा? क्यों जीरो माना जाएगा? फोर्स, एनर्जी क्यों लग रही है? हमारी एनर्जी जो है बेटा, हमारी एनर्जी हीट। जब आप किसी बॉडी पे, तो मैं ये नहीं करना, हमारी एनर्जी तो लॉस होगी ना, धक्का मारोगे तो आपकी मसल्स में जो एनर्जी स्टोर है वो जाएगी, आप उसको धक्का मारते रहो दीवार को खड़े होके। हाँ, तो बॉडी में जो एनर्जी वो आपकी मसल्स में स्ट्रेन आएगा, वो लॉस हो जाएगी। लेकिन इस वॉल पे कोई वर्क डन काउंट नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन तभी होता है फोर्स हो और आप उसको धक्का मार के आगे पीछे कर दो। बॉडी का जो एनर्जी है वो तो बॉडी और मसल के एंगल पे डिपेंड होती है। जो बॉडी ने एनर्जी निकाली है तो वो तो मसल और बॉडी पे, अरे वो इंटरनल लॉस ही होगी एनर्जी आपकी। हाँ सर, इंटरनल आपकी एनर्जी तो 90 डिग्री लगेगा तो सर cos थीटा 90 हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो उस पर वर्क डन कितना काउंट होगा? जीरो। ठीक है, आप किसी वेट को लेके खड़े रहो बहुत देर तक, बॉक्स सर पे रख के खड़े हो जाओ, आप थक जाओगे, है ना, लेकिन उस पर वर्क डन क्या होगा? जीरो। क्योंकि आपका नॉर्मल एक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। समझे आप? तो वर्क डन क्या माना जाएगा उसका? जीरो। बिल्कुल वर्क डन नहीं होगा, आपकी एनर्जी जो है वो कहीं और जा रही है ना। थोड़ा वर्क डन नहीं हुआ ना। वर्क डन कब होता है? फोर्स लगा के क्या करना? डिस्प्लेस करना। आप डिस्प्लेस नहीं करोगे तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अपने सर पे एक बॉक्स लेके चल रहा है, उसका वर्क डन भी जीरो माना जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा जो फोर्स आ रहा है वो किधर लग रहा है? हाँ, नॉर्मल एक्शन कहाँ पे बताओ? ऊपर है ना, सर पे बॉक्स रखा है, तो नॉर्मल एक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट आगे। तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछता है कि जीरो वर्क डन के एग्जांपल्स बताइए, है ना, तो आप ये सब एग्जांपल्स लिखेंगे कि व्हेन वी ट्राई टू पुश ए वॉल वर्क डन इज जीरो। हाँ, एंगल देख लो, डिस्प्लेसमेंट देख लो। एंगल 90 हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन आपका जीरो हो गया। ठीक है, चलिए अब इस पे आपके एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये बन सकता है, सारे बच्चे देखें, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है और ये आपके स्कूल में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, देखिए भाई सारे बच्चे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बॉडी कहीं पे I+2J+K पर थी, ठीक है, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया कहाँ पे? 2I+J+2K पे डिस्प्लेस कर दिया। लिखिए आप। हाँ, कॉट आएगा। हाँ हाँ हाँ, देखो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बॉडी को कहाँ से कहाँ ले गए? R1 से उठा के R2 पे ले गए। व्हाट इज R1? पोजीशन। मतलब कहीं ये बॉडी यहां से यहां चली गई, ठीक है, ऐसे R1 से R2 चली गई। ये क्या होता है? आप सबको याद आ रहा है? पोजीशन वेक्टर याद आ रहा है या भूल गए? जो ओरिजिन से किसी की पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये R1 से R2 पहुंच गया, ये भी क्या है? और इसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो अभी एक बॉडी R1 से कहाँ चली गई? R2,
ठीक है, पक्का आएगा क्वेश्चन, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्स कितना है, फोर्स कुछ मान लेते हैं आपके लिए, बहुत इजी कर देता हूं मैं। फोर्स चलो 2i + 2j + 2k न्यूटन, दिस इज फोर्स। लिखिए आप, फोर्स इज इक्वल टू 2i + 2j + 2k न्यूटन, ये फोर्स हो गया। ठीक है, आपसे पूछेगा भाई इसका वर्क डन बता दो कितना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F.D, समझे। D का मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, तो जो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पता कितना आएगा, वो आएगा R2 - R1। तो R2 - R1 करेंगे आप तो 2i - i कितना आ गया, i कैप, j - 2j कितना आ गया, -j कैप, 2k - k कितना आ गया, k कैप। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क डन कितना होगा बताइए, वर्क डन होगा F.D। ठीक है, तो 2i + 2j + 2k एंड डॉट कितना, सर प्लस के क्या करो आप, प्लस के कैप। अच्छा प्लस के कैप आएगा डिस्प्लेसमेंट ना, 2k - k + k कैप। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट याद आ रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। i.i क्या होता है, j.j, k.k, i.j, j.k, k.i 0। सिमिलर वालों का 1 होता है, और जो i j k अलग अलग होते हैं उनका कितना होता है, 0। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर देखिए i.i कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। फिर बताइए आप i.j देखने की जरूरत नहीं है, i.k देखेंगे नहीं, फिर j.j देखते हैं सीधे -2, फिर k.k देखते हैं, तो k.k और ये साथ में 2 है, तो कितना आ गया 2, तो दिस इज 2 जूल। ठीक है, दिस इज वर्क डन, ये हमारा वर्क डन आ गया। बिल्कुल, लिखिए आप, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं, वर्क डन क्या होता है, F.D है ना, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करने लगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन निकलेगा, जो मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, बहुत ध्यान सुनो, आप लोग बार बार भूल जाते हो ये कहानी। इंटीग्रेशन बताओ कब यूज होता है, कौन बताएगा, अगर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनमें क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन, और अगर दो डिवाइड हो रही हैं तो डिफरेंशिएशन। तो अभी मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला नॉर्मली Fx होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन F/dx। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, नोट करिए, इफ फोर्स इज वेरिएबल। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का एरिया अंडर कर्व। जब भी आप कभी किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट मारते हो तो वो साथ में इंटीग्रेशन हमें एरिया भी देता है। तो पता है मैं अगला पॉइंट क्या बोलने वाला हूं, कोई गेस कर सकता है, बताओ कौन बताएगा क्या होना है। वेरी गुड, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और इसका क्या निकाल दिया जाए, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो एरिया मुझे क्या देगा, वर्क डन देगा। नोट कर लीजिए अगला पॉइंट कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, चलिए इस पे बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आसान सा मतलब
फोर्स देखिए कितना है 10 प्लस 0.5x, ये फोर्स होगा कितना 10 प्लस 0.5x न्यूटन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट में। इस बॉडी को x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक ले गए, तो कैलकुलेट वर्क डन। चलो कैलकुलेट वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 या 10 प्लस 0.5x। टेन प्लस 0.5x लिखा हुआ है। चलो मैं करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन के वर्क डन क्या होगा बोलिए। इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ कितना है 10 प्लस 0.5x डी एक्स है ना। लिमिट क्या लगेगी बताइए, 0 से 2 लगेगी, 10 डी एक्स अलग हो जाएगा प्लस क्या 0.5x डी एक्स अलग हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से 2, 0 से 2। 10 क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या बचेगा, 21 अरे भाई इंटीग्रेशन डी एक्स नहीं बताओगे तुम लोग, 10x भूल जाते हो यार। इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, प्लस 0.5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना। 0.5 x स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 से 2 में डायरेक्ट, अच्छा लिमिट लगाओगे तो क्या है बताइए, 21 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 0.5, यहाँ क्या आएगा 2 स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस कितना 0 स्क्वायर बाई 2। अब मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला, मैं आपको डायरेक्टली आंसर कोट कर रहा हूँ। हाँ, ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा 21 जूल। ठीक है, भाई कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिल सकता है कि भाई एक्सप्लेन करिए। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। सर कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, कैसे इतने खतरनाक एक्सप्रेशन दिए बिल्कुल, या टीचर नहीं देता है कि बच्चे से गलती हो गई। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाँ तुम्हारे क्या कर रहे थे। हाँ भाई पहले एक बार थ्योरी करा देते हैं पूरी, वरना लग जाएगा इनका, कल पेपर है परसों है ना। क्वेश्चन मैं आपको इसके भेज दूंगा शीट आज, है ना। मैं आपको स्कूल का करा दूंगा, टेंशन मत लो। बात थ्योरी खत्म हो जाए मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा जैसे स्कूल में आने वाले हैं, आप टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। देखिए लिखिए भाई, लिखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, work done by conservative forces is independent of path followed, is independent of path followed, ठीक है। it only depends on initial and final position। It only depends on final position, है ना। देखो भाई समझो आप, देखिए भाई सारे बच्चे ध्यान दें एक बार, ये ए और ये बी लिख ले, पहले इसमें पॉइंट लिखे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज
conservative force. Gravitational force is a conservative force. Is a conservative force. समझो भाई, अब ये तुम्हारे स्कूल में आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में, या तो सिर्फ डेफिनेशन आएगी, है ना, तो आपका काम 1 नंबर में हो जाएगा, है ना। और ये अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो मैं एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले गया ग्रेविटी में, देखो ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं 2-3 डिफरेंट तरीके से ले जाऊंगा, है ना, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखो इसमें ग्रेविटी का वर्क डन क्या है, सेम है, मैं रास्ता कोई भी फॉलो करूँ, ठीक है। तो देखो पहले तो इसको डायरेक्टली ले गया, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। तो देखो भाई ये लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, समझे, समझ में आया क्या करने वाला हूँ मैं इसको ए से बी 3 डिफरेंट रास्ते से ले जाऊंगा, फिर तीनों में क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, तीनों का वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें पाथ से मतलब नहीं होता है। चलो एक बात, वो सीधे ले गए, ठीक है। तो भाई बताओ एम जी कितना लगेगा, सारे बच्चे मुझे बताएं, ये एम जी आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, नीचे तो लगेगा। और ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ ये एंगल कितना है, सारे बच्चे मुझे बताएं। अरे ये कितना है, ये थीटा है, तो ये कितना है, थीटा है। अरे ये पैरेलल लाइंस हो गई ना, तो पूरा एंगल कितना है बताइए। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया बताइए, एम जी फोर्स वर्क डन बाई ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इनटू कॉस 90 प्लस थीटा, कितना आएगा ये, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए आप, अगर ये एंगल थीटा है, नोट बाद में करना, ये डी है आपका, तो ये कितना आएगा बताइए, ये डी साइन आता है, और ये एच के इक्वल हो गया नहीं, अगर इसकी हाइट एच है ना, ये हाइट एच है, तो डी साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, तो कितना वर्क डन हो गया ग्रेविटी का। चलो इसको नोट करो पहले आप, देते हैं ना, तो एच बाई डी कितना होगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा, तो एच कितना हो गया। अब 1-2 फिगर और बना रहा हूँ मैं, है ना। भाई इधर देखिए आप लोग, अब मैं इसको ऐसे करके ले गया, ठीक है। देखिए इसी का अगला पार्ट है, मैंने पाथ को क्या कर दिया, उसी का अगला पार्ट चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब मैं उसको पहले सीधे ले गया था, कैसे ले गया, ऐसे लैडर पे लेके गया, ठीक है। इसको लिखते हैं x, ये डिस्टेंस x लिख लेते हैं, इसको लेते हैं h डैश, ठीक है। तो पहले ये a टू b जाएगा, फिर b टू c जाएगा। चलो a टू b में बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, सारे बच्चे मुझे बताएं। वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम a टू b, कैसे, 0, फोर्स नीचे, एम जी नीचे, और बॉडी जा रही है सीधे, तो एम जी इंटू एक्स इंटू कॉस 90, दिस वर्क डन इज 0, ठीक है। बी टू सी में क्या होगा बताओ, फिर से सोच के बोलो, एम जी किधर, और डिस्प्लेसमेंट भाई ऊपर उठा के लगेगा ऐसे, एम जी इंटू एच डैश ऊपर, एम जी नीचे, एच डैश कहाँ है, मतलब लैडर ऊपर चढ़ा रहे हो आप, और एंगल कितना हो गया 180, तो एम जी इंटू एच डैश इंटू कॉस 180 कितना हो जाएगा, दिस माइनस एम जी एच। पर इसमें क्या दिक्कत है भाई, हाँ एच डैश लिख लो, क्लियर, ठीक है। फिर बताओ आगे सी टू डी में कितना वर्क होगा, डी टू ई में कितना होगा बताओ, सी टू डी में 0, फिर डी टू ई में
फिर से माइनस एम जी एच डैश होगा, लिखना नहीं है आपको, है ना। तो ये ऐसे वर्क होता चला जाएगा। तो अभी बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा, बताइए। इसको लिख देते हैं कुछ पॉइंट ओ। बताइए जो टोटल वर्क डन आएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो जब जब देखो आप, जब जब आप ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो वर्क डन क्या होगा? तो देयर इज नो वर्क डन व्हेन पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टली। बताओ वर्क डन कितना आएगा भाई, बोलो मुझे। माइनस एम जी एच डैश, और ऐसे एन लैडर्स हैं टोटल, 1 2 6 एन लैडर्स लेते हैं, है ना। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग थ्रू एन लैडर्स, टोटल वर्क डन इन मूविंग थ्रू एन लैडर्स। बताओ कितना हो जाएगा? माइनस एम जी एच डैश इंटू एन, तो माइनस एम जी इंटू कितना आ जाएगा? एच डैश इंटू एन। अब आप सोचो एच डैश इंटू एन क्या होगा? ये एच डैश, ये एच डैश, ये सब अगर आप ऐसे मिलाओगे ना तो ये पूरी हाइट के इक्वल आ जाएगा एच। समझ गए आप? ये एच डैश कितने टाइम्स? एन टाइम्स। समझ आ रही बात? तो इनको मैं ऐड करता चला दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? पूरी हाइट एच मिल जाएगी। तो बताइए वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया माइनस एम जी एच। तो देखो पहले वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन दोनों क्या गए? सेम आ गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये 2 एग्जाम्पल बना के दिखा दोगे, ठीक है। और ऐसे और भी बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है। बट स्कूल में नॉर्मली ऐसे कराते हैं, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे कि वर्क डन इज सेम। देखो दिस कैसा हो गया? कंजर्वेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए आप इसके कंजर्वेटिव फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब फोर्स कैसे होते हैं हमारे? कंजर्वेटिव होते हैं। ग्रेविटेशन तो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्सेस कैसे हमारे? कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, ठीक है। तो ये बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए क्लोज्ड पाथ कितना होगा? 0 हो जाएगा ना। ये इसकी डेफिनेशन भी होती है, लिखिए। ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। अगर आप घूम के वहीं पे आ जाओगे ना तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जो आपका वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। किसी बॉडी को ऊपर ले जाओ एक बार और फिर नीचे लाओ तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है? 0, ठीक है। तो क्लोज लूप में वर्क डन कितना हो गया? अगर आप ऐसे जाके ऐसे लाएंगे बॉडी को तो वर्क डन कितना होगा? 0। सर इसका तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। हाँ कह सकते हो। अभी मैंने आपको बोला ना कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। और इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या हो गई आपकी? सेम हो गई, तो वर्क डन 0 हो गया। इसको प्रूफ करके देख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देख लो, पेन ऊपर गया, ठीक है, पेन को ऊपर ले गए तो बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? एच हाइट लगे ऊपर, माइनस एम जी एच। कैसे? एम डी नीचे और एच एंगल 180, कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है। तो वर्क डन कितना हो गया? माइनस एम जी एच लेके ऊपर। फिर पेन को नीचे लेके चले आए ऐसे। अब बोलो एम जी कहाँ है? एच एंगल 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो मैंने आपको सिंपल केस बताया। अगर आप पेन को ऐसे लाके ऐसे भी लाओगे ना तो थोड़ी मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी, बट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। फिर लिखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बंद कर लो भाई। वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, work done by a non-conservative force is dependent on path. OR or
वर्क डन in a round trip, work done in a round trip is not equal to 0. Work done in a round trip is not equal to 0. साइड डेफिनेशन चलती हैं, जो आपको याद हो वो लिख दो। या तो आप ये बता दो कि वर्क डन बाय राउंड ट्रिप इज 0 तो कंजर्वेटिव है, या बोल दो पाथ से क्या है इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव है। हाँ हाँ, जब अर्थ घूम के आता है तो उस पर हाँ वर्क डन 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं ये मत चलाना, ये मत चलाना। इसका एग्जाम्पल ये हो गया, लिख लेना आप। सारे बच्चे देखें, ये ब्लॉक है, चलो भाई प्लीज बात नहीं, ये ब्लॉक है, इसको मैं आगे लेगा डी डिस्टेंस, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ, पीछे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, आगे। एंगल कितना आ गया, थीटा 180 आ गया। बताइए वर्क डन कितना होगा, एफ डी कॉस 180 कितना हो गया, माइनस एफ डी। कहाँ ले गए इसको, ए टू बी ले गए, फिर इसको बी टू ए लाते हैं वापस। मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है ना। अब नॉन कंजर्वेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको ले जाओ और घुमा के लाओ तो वर्क डन 0 नहीं होगा, और 0 हो गया तो कंजर्वेटिव। तो पहले मैं इसको ए टू बी ले गया, बताओ फ्रिक्शन किधर था, पीछे, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, वर्क डन कितना गया, माइनस एफ डी। फिर बी टू ए ले आया इसको। अब आप लिखेंगे पहले ए टू बी गया, फिर ये बी टू ए आया। अब अनुष्का बताओ फ्रिक्शन किधर है, फ्रिक्शन पीछे है ना, और डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है, फिर से वर्क डन कितना आ गया बताओ, माइनस एफ टी। टोटल वर्क डन कितना आ गया, माइनस 2 एफ टी। मतलब जब आप गए तब भी फ्रिक्शन आपको रोक रहा था, और लौट के आए तब भी फ्रिक्शन आपको रोक रहा है, दोनों बार वो नेगेटिव वर्क डन करेगा। तो इन अ राउंड ट्रिप जो हमारा वर्क डन आ गया वो कितना आ गया, माइनस 2 एफ डी। लिख लो इसमें। देयरफॉर दिस फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। सर नॉन कंजर्वेटिव में डिस्टेंस लिखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बट वर्क डन में देखो डिस्टेंस आ गई ना, तो ये भी कह सकते हो कि इसमें 2D क्या है, मतलब एक तरह से ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कौन, नॉन कंजर्वेटिव। भाई डी गए और डी वापस आ गए, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। और इसके एग्जांपल लिखे। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, है ना, कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा। जब आप किसी बॉडी को कंजर्वेटिव फोर्स में चलाते हो, किसी बॉडी को किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में चलाते हो, तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, पता है, लॉस नहीं करता है। समझ में आया क्या बोला बताओ, स्टोर कर लेता है, पता है। मैं अगर पेन को यहाँ ले गया ना तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी स्टोर है इसमें। अगर छोड़ूंगा तो काइनेटिक फॉर्म में दिखेगी आपको। अब मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ ले गया वर्क करके, पता क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस में सब लॉस हो गया। तो मैंने वर्क किया इसको, पेन को यहाँ से मूव कराने में, खत्म। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। फ्रिक्शन ने उसको फिनिश कर दिया है, स्टोर नहीं कर पाया अपने अंदर, लॉस करता है। और अभी ग्रेविटी ने क्या किया, लॉस नहीं हुआ, वो स्टोर है। तो ये एक मेन डिफरेंस और होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कोई स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दबा दो ऐसे, जब स्प्रिंग को दबाओगे तो एनर्जी क्या होगी, वो आपको मिल जाएगी दोबारा, आप उसको दोबारा से ले सकते हो। लेकिन फ्रिक्शन में एनर्जी नहीं मिलेगी, समझे। तो फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी को स्टोर नहीं करता, लॉस कर देता है। तो एग्जाम्पल्स लिखिए। अब जो जो एनर्जी लॉस करेगा वो सब क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव। तो एग्जाम्पल लिखिए इसमें नॉन कंजर्वेटिव में, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, एयर ड्रैग जब आप गाड़ी चलती ना, विस्कस फोर्स भी एयर ड्रैग ही होता है। पानी में आप किसी को ड्रॉप करते हो ना, जब पानी में आप किसी को ड्रॉप करते हो उस पर एक फोर्स लगता है, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, या एयर ड्रैग। ये हमारे फोर्सेस कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव। ये एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। क्या
हाँ, तो मतलब अगर कोई फोर्स आपकी एनर्जी को लॉस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या है? वो आपका नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में आ जाएगा। वो एनर्जी को लॉस कर रहा है ना। और कंजर्वेटिव हमेशा एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। फिर लिखिए आप पावर। ठीक है, पावर क्या होती है? लिखिए, डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या बनेगी इसकी बताइए? जिसको हम, एक और नेम होता है इसका क्या? हाँ, जूल पर सेकेंड और वॉट। सारा चैप्टर सही में आज बता रहे थे। हाँ, आप सारा चैप्टर सही में आज सना जी की क्लास में हाँ, मतलब ये क्या भाई, वीडियो भेजूंगा बाकी बच्चों को। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब आज है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, पावर का एक फॉर्मूला और बनेगा। पावर क्या हो जाएगा बताइए? अपॉन टी, है ना। एस अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं। पावर कितनी हो जाएगी? एफ डॉट वी, या फिर पावर को हम क्या बोल सकते हैं? एफ वी कॉस थीटा। लिख लिया पावर, एफ वी कॉस थीटा। यूनिट निकाल दो भाई जरा इसकी। अरे वो निकाल दो, क्या बोलते हैं, डायमेंशंस पूछ लेता है पावर की। डायमेंशंस बताओ। इसकी यूनिट और होती है हॉर्स पावर। 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। ये तो ना पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, 746 वॉट हॉर्स पावर, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन आप मुझे आंसर दिए। लिखे, एन एलिवेटर, पावर पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिवेटर weighing 500 kg an elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. At a constant velocity of 0.4 meter per second, what should be the minimum horsepower of the motor to be used? What should be the minimum horsepower of the motor to be used? है ना, किसी चीज को मोटर से दूर लिफ्ट करते हैं, हैवी चीजों को, है ना। तो भाई जब किसी बॉडी को आप उठाओगे तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको, बोलो। अगर आप किसी बॉडी को उठा रहे हैं ऊपर ऐसे, तो जितना उसका वेट होगा यार उतना फोर्स आप लगाओगे तभी तो उठेगी, है ना। तो आपका फोर्स एफ किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के इक्वल। वेलोसिटी कितनी है? वी, है ना। तो पावर कितनी हो जाएगी? एफ वी कॉस 0। भाई फोर्स भी ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर और एंगल 0, तो दिस इज एम जी वी कॉस 0। एम कितना है बोलो? 500। और जी कितना है? 10। और वेलोसिटी कितनी है? 0.4 और कॉस 0 1। कितना वॉट आ गया? दिस इज 1960 वॉट। लेकिन आंसर किसमें देना है आपको? अच्छा, 10 ही ले लो, 2000 हो गया। हॉर्स पावर कैसे निकालोगे?
डिवाइडेड बाई 7.6। तो मैं आपको सीधे आंसर बोल रहा हूँ, ये आ रहा है 2.62 हॉर्स पावर। ये 1960 लेने पे आएगा, इसमें थोड़ा पड़ जाएगी वैल्यू अप्रॉक्स, ठीक है। चलिए अगला बताइए। ए पर्सन weighing 70 kg runs up a flight of 30 steps, मतलब वो कहीं 30 लैडर चढ़ रहा है ऊपर। It runs up a flight of 30 steps in 35 seconds. A person weighing 70 kg runs up a flight of 30 steps, है ना, in 35 seconds. What is the power of the person? What is power of the person if each step is 20 सेंटीमीटर हाई? एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है ना, और स्टेप की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर का स्टेप है, और ऐसे कितने स्टेप चढ़े उसने? 30 स्टेप चढ़े। हाँ 20 सेंटीमीटर, उल्टा बोल गया मैं। एक स्टेप की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब आप जीने पे चढ़ रहे हो भाई, आप आके थक जाते हो ना, आपने देखा होगा कभी आप बहुत जल्दी जीने चढ़ते हो तो अपनी सांस फूलने लगती है अगर 2-3 बिल्डिंग ऊपर चढ़ जाओ, है ना। बताओ भाई कितना वर्डन होगा? पावर बतानी है आपको। हाँ 600 आपको mgh वर्क करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को उठा के ला रहे हैं ना आप, है ना। जब अपनी बॉडी को उठा के लाओगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh, जितनी उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। 600 सेंटीमीटर से 6 मीटर, m दिया है, g हमारे पास है, h हमारे पास है, फॉर्मूला डाला। आंसर बताओ। सर इसको सेंटीमीटर में है या फिर मीटर, सब ऐसा ही है। m कैस देखो, मैं सीधे लिख रहा हूँ आंसर 70 इंटू 9.8 इंटू 6 अपॉन क्या? ये क्या हो गया बताओ? ये वर्क डन हो गया। टाइम कितना लगा? अपॉन 35, जो वैल्यू आ रही है 117.6 वॉट। 10 रख के निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आ रही है 117.6 वॉट। ठीक है। हाँ बस एनर्जी का पार्ट करके छोड़ रहे हैं, है ना। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कराते हैं आपको, छोड़ते हैं। चलो पहले एनर्जी को डिफाइन करो, क्या होता है? तो काइनेटिक हुई ना। एनर्जी से क्या मतलब है? किसी बॉडी में एनर्जी, तो एनर्जी नहीं होती तो तुम क्या नहीं कर पाते हो? वर्क नहीं कर पाते हो ना, पढ़ जाते हो। हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने, है ना। पहले तुमने बोला था काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी क्या होती है? किसी बॉडी के पास जितना एनर्जी होगी उससे आप उतना ज़्यादा वर्क ले सकते हो। एनर्जी बहुत सारी फॉर्म होती है ना। कुछ एनर्जी की फॉर्म्स बताइए आप लोग पहले। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती हैं, है ना। अब बस बात ये कि जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसको आप उतना ज़्यादा क्या ले सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू वर्क, है ना। भाई सोलर एनर्जी से आपने बैटरी को चार्ज किया, बैटरी से आप गाड़ी को चला सकते हो, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और सारी एनर्जी दूसरे में क्या होती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं। और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। तो 2-3 बातें लिखिए आप सबसे पहले, है ना। सब बेसिक से पॉइंट्स हैं, लिखिए। एनर्जी ऑफ ए बॉडी is defined as
एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अगला पॉइंट, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वही ये फॉर्म है, सिंपल वे में आपको बोल दिया कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज क्या, कांस्टेंट। या आप अपना जो आपने पढ़ा है वो भी बोल सकते हो, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है, देखिए, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कुछ फॉर्म्स इसकी लिख लीजिए जो भी आपने बोली थी, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल जो अंदर ग्राउंड में जो हीट होती है उसकी, बहुत एक एनर्जी है, जितनी आपको याद आ रही है 7-8 लिख लीजिए। जैसे हमने स्टोन बात करा, हाँ ग्राउंड को स्लाइड करने के बाद उसमें साउंड एनर्जी, हाँ, तो साउंड एनर्जी वो हमेशा रहेगी, मतलब जैसे पार्टिकल स्प्रेड करेंगे, हाँ, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो हीट प्रोड्यूस होगी, लॉस हो जाएगी। लेकिन लॉस तो भी बोलने से हीट प्रोड्यूस होती है, जब बोलते हो ना तब हीट प्रोड्यूस होती है। लॉस नहीं होता ना, तो हीट की फॉर्म में चलेगी वो, हीट की फॉर्म में किसने एब्जॉर्ब किया, उसको वेलोसिटी मिल गई होगी, उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। और साउंड का क्या हुआ? साउंड का एक टाइम और साउंड खत्म कर दी, साउंड साउंड वही है यार, वो धीरे उसमें चली गई, किसमें, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई साउंड, और जिसको मिली होगी हीट उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी हो गई। ठीक है, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी उसके आप क्या कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा वर्क ले सकते हो। ठीक है, यूनिट आपको पता ही भाई जूल होती एनर्जी की, डायमेंशन का सब आपको पता है। ठीक है, फिर लिखिए मैकेनिकल एनर्जी, बस छोड़ दिया मैंने। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं, या तो इवनिंग कंटिन्यू करेंगे या कल ही कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम पे 12:30 के आसपास, 12 है ना, 12 तक आ जाना, और हो सकता है मैं इवनिंग में भी करा दूँ।